Yes, good morning, students. Myself, Vijay Singh. I'm your science teacher. As you all know, we are doing this chapter number 12 from your science book. And this chapter name is friction. Yesterday, we have done some of the part of this chapter. Today, we will continue from that portion. Yesterday, we have seen that friction depends on the nature of the surface. कल की क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा था कि फ्रिक्शन फोर्स always it is a type of a force. Friction is a type of a force which always and always acts in opposite direction of motion. ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन करता है उस डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स वर्क करता है उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. एंड एक और पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया था कल कि द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है. मींस what is the meaning of nature of surface? That means the surface is rough or the surface is smooth. Surface rough हो गया smooth है. अगर surface rough है, if the surface is rough, there will be more friction between the surfaces in contact. अगर सरफेस रफ होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए. हमें ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. कब? जब सरफेस कैसी होगी? रफ. क्योंकि रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होता है. Friction is working in opposite direction. So to overcome that friction, we have to apply more force to move the object. किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में रफ सरफेस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा in comparison to the smooth surface. On smooth surface, since the value of the friction is very less, smooth surface में friction की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है. तो क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होने की वजह से हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. वी हैव टू अप्लाई अ लेस फोर्स टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन टू मूव द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो आपको समझ में आना चाहिए, सभी को समझ में आ गया होगा कि इफ द सरफेस इज रफ वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट्स. And if the surface is smooth, we have to apply less force to move the object. Understood? कल हमने ये पॉइंट्स कवर कर लिए थे, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट दैट हाउ activity 12.3. let's see what activity 12.3 wants to tell us. ना activity 12.3 में हम देखते हैं कि क्या हम समझ सकते हैं. what we can understand from activity 12.3. make an inclined plane on a smooth floor or on a table. You may use wooden boards supported by bricks or books. Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. How far does it move from the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth. Now spread a piece of cloth. I'm reading it out. All of you try to understand. हम next में हम क्या कर रहे हैं? All of you see. Yes, over the table, make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. Basically इस activity को I hope अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे या फिर आप सिर्फ diagram भी देखेंगे, if you will only see the diagram, you will able to understand. You will able to understand the concept or the point, trying to tell or trying to explain in this activity. हम देखो क्या कर रहे हैं. फर्स्ट एक्टिविटी में हमने इनिशियली क्या किया? वी हैव टेकन इंक्लाइंड प्लेन, दिस टाइप ऑफ प्लेन विच इज नॉट हॉरिजॉन्टल, नॉट टोटली वर्टिकल, जो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल भी नहीं है और पूरी तरह से वर्टिकल भी नहीं है. किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर
बैंक है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे झुका हुआ है, इसी प्लेन को ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, इसी प्लेन को, दिस टाइप ऑफ प्लेन इज नोन एज इंक्लाइंड प्लेन। उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। जैसा कि आपने जब कभी फेयर वगैरह में जाए या किसी पार्क में जाए, व्हेन यू विजिट अ पार्क यू सी अ स्लाइड। स्लाइड क्या है? स्लाइड इज एग्जांपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। स्लाइड किसका एग्जांपल है? इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल है। सो आपको क्या करना है? अपनी बुक की हेल्प से एक इंक्लाइंड प्लेन जो है ड्रॉ करना है। You have to draw an inclined plane with the help of book like this, और उसमें कोई पॉइंट मार्क कर दो, A B C समथिंग, स्टार्टिंग पॉइंट को मार्क कर दो। नाउ टेक अ पेंसिल सेल, ये देखो आप पेंसिल सेल दिख रहा होगा, पेंसिल सेल को यहाँ पे रखना है और उसको रिलीज करना है। आपको देखना है कि पेंसिल सेल कितना दूर तक ट्रेवल करता है। what is the distance traveled by the pencil cell before coming to rest? You have to see that distance, ठीक है? Then उसके बाद में इसी एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग अ क्लोथ, वी आर टेकिंग अ क्लोथ, हम एक क्लोथ ले रहे हैं और इस क्लोथ को इस टेबल पे इस तरह से जो है यूज कर रहे हैं, और टेबल को, क्लोथ को एकदम प्लेन रखना है आपको। देयर शुड बी नो इरेगुलरिटीज और देयर शुड बी नो फोल्ड्स इन द क्लोथ, कुछ फोल्डिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। फिर वापस आप जो है क्या करें? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ पेंसिल सेल और इसको ऐसे ही सेम हैंडल वापस करनी है। नाउ दिस टाइम यू विल सी दैट दिस पेंसिल सेल विल कवर लेस डिस्टेंस। सपोज दिस इज द केस A एंड दिस इज द केस B, ठीक है? दो अलग अलग केसेस हैं। केस ए में जहां पे क्लोथ नहीं था, इन दैट पर्टिकुलर केस द सेल और द पेंसिल सेल विल ट्रेवल द मोर डिस्टेंस, वो ज्यादा डिस्टेंस तक, इट विल कवर मोर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले वो ज्यादा दूर तक डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन में जब आपने यहाँ पे क्लोथ को प्लेस कर दिया, क्लोथ को रिप्लेस कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? क्लोथ की सरफेस टेबल की सरफेस की कंपैरिजन में ज्यादा अनइवन होती है। इट हैव मोर इरेगुलरिटीज, इट हैव मोर अनइवननेस, इसमें ज्यादा अनइवननेस होती है, ज्यादा इरेगुलरिटीज होती है। इसमें क्लोथ में, ठीक है ना, क्लोथ में ज्यादा इरेगुलरिटीज होती है, ज्यादा अनइवननेस होती है इन कंपैरिजन टू द टेबल। टेबल इज मोर स्मूथ। टेबल क्या है? टेबल इज वेरी स्मूथ इन कंपैरिजन ऑफ अ क्लोथ। क्योंकि टेबल स्मूथ ज्यादा है तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इज वेरी लेस। फ्रिक्शन क्या है? कम है। फ्रिक्शन कम है मतलब जो हमें फोर्स रोक रहा है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है मोशन को, वो फोर्स कम है। दैट्स व्हाई द सेल विल ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस। Cell will travel a larger distance in case of table, but in a case of cloth में क्या है कि irregularities ज्यादा है, unevenness ज्यादा है, तो friction भी क्या होगा? ज्यादा। The value of friction will be more, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है तो इट विल अपोज द मोशन, उस मोशन को अपोज करेगा, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेके आने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा? द सेल विल नॉट एबल टू ट्रेवल द लार्जर डिस्टेंस इफ यू विल कंपेयर विद द फर्स्ट कंडीशन। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? यहां से आपको ये समझना चाहिए कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। इसमें डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मोशन ऑब्जेक्ट का कम होगा, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और if surface is smooth then the friction is less, but when the friction is less at that time you have to apply less force to overcome that friction. तो I hope आप सभी को ये जो एक्टिविटी है अच्छे से समझ में आ गई होगी। All of you got this activity clearly? आगे बढ़ेंगे बच्चों। All of you see, we'll try to discuss the next. In which case is the distance covered the norm? पता लग गया होगा आपको इसका आंसर।
Why is the distance covered by the pencil cell different every time? Try to reason why. Discuss the result. देखो यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, repeat this activity by spreading a thin layer of sand over the table. You can repeat this activity. First time you have not taken anything, you just have taken the table. Second time you have taken a cloth and you have spread that cloth on the table. उस केस में फ्रिक्शन ज्यादा हुआ, irregularities ज्यादा थी. थर्ड टाइम में क्या हुआ? थर्ड टाइम आप क्या कर सकते हैं? You can take, you can spread a thin layer of sand over the table. In that case, the friction will be more. Friction will be maximum. When the friction is maximum, the cell will not able to travel the larger distance. I hope आप सभी को ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा. Yes, next मूव करेंगे बेटा. नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Yes. Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? Yes. बिल्कुल करेगा. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा सभी को ना. जो पेंसिल सेल ने डिस्टेंस कवर किया है, क्या वो डिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर? यस, बिल्कुल करेगा. इफ द सरफेस इज स्मूथ, the more distance will be covered, and if the surface is rough, less distance will be covered. Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? Yes, definitely. जितना ज्यादा surface smooth होगा, कोई object जो है उतना ही ज्यादा distance को cover करेगा. Yes, moving to the next part, all of you see. Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. यहाँ पे आपके लिए एक नया वर्ड आया है, फ्रिक्शन का कारण है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. All of you pay attention again. This is one of the most important line of the chapter. क्या लाइन है कि फ्रिक्शन इज caused by the irregularities on the two surfaces in contact. अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए, what is the cause of friction? फ्रिक्शन का कॉज क्या है, फ्रिक्शन का कारण क्या है, ये क्वेश्चन आ जाए, then what is the answer? The unevenness of the surfaces. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और unevenness की जगह you can also use the word irregularities. क्या होती है irregularities? किसी भी सरफेस को, if you will observe any surface very minutely, very attentively, अगर किसी भी सरफेस को आप माइक्रोस्कोप यूज करके या फिर जो है थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास, if you use a magnifying glass and observe any surface, you will find that each and every surface have the unevenness on its top surface. उसकी जो टॉप लेयर है उसमें कहीं ना कहीं unevenness प्रेजेंट होती है. उन unevenness को ही हमने irregularities कहा है. जितनी ज्यादा irregularities होंगी, more the irregularities are present, more the friction is there. Less the irregularities, less friction. फ्रिक्शन का मेन जो रीजन है वो होता है irregularities या फिर uneven surface. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, और if you can see the diagram, देखो, all of you see the figure, very clear figure is given on the screen. आप देख सकते हैं, you can see on your books also, आपकी बुक्स में देख सकते हैं, है ना, कि ये टेबल है, this is the table and this is the book, ये book. If you will closely observe the surfaces of books and table, you can use a magnifying glass also, है ना, you can use a magnifying glass also. या फिर आप जो है अपनी बुक्स और टेबल की सरफेस को क्लोजली जो है, बहुत ही क्लोजली इसको जो है आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे, देखो ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर है, दिस इज द सरफेस ऑफ द बुक, and this brown color is the surface of the table.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं आप सभी को, है ना? ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। आप सभी देखिए बेटा, ये जो ब्लू कलर है, दिस ये इसी चीज को यहां पर इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। This blue color is the surface of the book and this brown color is the surface of the table. If you will closely observe them, इसको आप बहुत ध्यान से मैग्नीफाइंग ग्लास से आके क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नॉर्मली हमको स्मूथ ऑब्जर्व होती है, नॉर्मली हमें स्मूथ ऑब्जर्व होती है, वो सरफेस में भी देयर आर सम इरेगुलरिटीज। ये आपको दिख रही है बेटा जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं? You can see these uneveness, या आपको uneveness दिख रही है? यही जो है इसी को हम this is known as, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम these are known as irregularities, इसी को हम क्या बोलते हैं? irregularities। I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा what is the meaning of irregularities, all of you got it? तो ये जो सरफेस, कोई भी सरफेस हो, चाहे कितनी भी स्मूथ सरफेस ले लो आप चाहे तो कितनी भी स्मूथ सरफेस ले लो, उसमें कहीं ना कहीं इसमें इरेगुलरिटी जरूर होगी। हम इरेगुलरिटीज को कम कर सकते हैं लेकिन वी कैन नॉट जीरो द इरेगुलरिटीज। कभी भी किसी भी सरफेस की इरेगुलरिटीज को हम जीरो नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन अपने जो है you can imagine the smoothest surface you have ever observed, है ना? आपने अभी तक जितने भी सरफेस ऑब्जर्व किए हैं उसमें से स्मूथेस्ट सरफेस को आप इमेजिन कर लो, ठीक है? उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अनइवननेस या फिर आई विल से इट विल हैव सम इरेगुलरिटीज, उसमें जरूर कोई ना कोई फ्रिक्शन जरूर होगा। The surface having zero friction is not possible. ऐसे सरफेस जिसके फ्रिक्शन जीरो हो वो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो क्योंकि सरफेस में जब इरेगुलरिटीज होंगी, अनइवननेस होंगी, तो इट मस्ट हैव सम फ्रिक्शन, उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू जरूर होगी। हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं लेकिन कभी भी फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट जीरो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है ना? आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट कैन बी द क्वेश्चन? द क्वेश्चन में भी व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन? क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का कॉज क्या है, फ्रिक्शन का रीजन क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि the irregularities or the unevenness of the surface, the unevenness, the irregularities present in the surfaces of contact is the reason or is the cause of friction। वही जो है फ्रिक्शन का कारण या फिर कॉज होते हैं। All of you got it? Moving to the next part, all of you see. Sorry. So next हम देखेंगे, all of you see. Yes, we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. ठीक है ना? तो फ्रिक्शन पे जो है एक तो नेचर ऑफ सरफेस का फर्क पड़ता है और किसका फर्क पड़ता है? फ्रिक्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द हाउ द ऑब्जेक्ट इज प्रेस्ड हार्डर टुवर्ड्स द ग्राउंड। ग्राउंड की तरफ कितना ऑब्जेक्ट को हमने हार्डर पुश किया है या फिर कितना उस ऑब्जेक्ट के अंदर मास है। फ्रिक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मास, है ना? हमेशा फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के वेट पे, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगा। आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। व्हाट यू हैव टू डू,
आपको एक मैट लेनी है, मैट को पुश करना है अपनी तरफ, है ना, मैट को पुल करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ मैट, दरी लेनी है, दरी को अपनी तरफ खींचना है, pull the mat towards you. You will apply very less force, आपको बहुत कम फोर्स अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम ओनली द मैट विल मूव, उस टाइम मैट मूव हो जाएगी। फ्रिक्शन है या नहीं है? यस, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द फ्लोर एंड द मैट, उन दोनों में फ्रिक्शन है। आपने उसको ओवरकम करने के लिए फोर्स अप्लाई किया, इसलिए उस डायरेक्शन में फोर्स, वो जो मैट है वो मूव होगी। लेकिन if a person is sitting on that mat, अगर उस मैट पे जाकर कोई एक पर्सन बैठ जाए, then it will be very difficult to move that mat, उसको मूव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। Why it is difficult? Because when the person is sitting on the mat, the weight increases हो गया या फिर मास इंक्रीज हो गया, तो उसके कारण जो इंटरलॉकिंग जो हुई है ना, मैंने आपको आई हैव शोन यू इंटरलॉकिंग, ऑल ऑफ यू सी, ये इरेगुलरिटीज है, इन्हीं को हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। ये जो इरेगुलरिटीज है ये आपस में लॉक हो रही है, नहीं हो रही है, ऑल ऑफ यू सी, ये लॉक हो रही नहीं हो रही है, ऊपर वाले और नीचे वाले आपस में लॉक हो रही है। तो जितने ज्यादा स्ट्रांगली आपस में लॉक होंगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली ये इंटरलॉकिंग होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रांगली इंटरलॉकिंग होगी उस ऑब्जेक्ट का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा। मोर द इंटरलॉकिंग इज स्ट्रॉन्गर, मोर द फ्रिक्शन इज अप्लाइड, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। So friction always depends on the interlocking between the surfaces. हमेशा किस में डिपेंड करेगा? It depends on the interlocking of the surfaces. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है। I am just rubbing all the drawings. मैं सभी ड्राइंग को रब कर लेता हूँ। All of you see activity, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप जो पर्सन है is trying to push, this person is trying to push the box towards this direction. इस डायरेक्शन पुश करने की कोशिश कर रहा है। अगर इफ दिस बॉक्स इज एम्प्टी, अगर बॉक्स एम्प्टी है, खाली है, तो उसको पुश करना बहुत इजी होगा, है ना? क्यों? बिकॉज जो इंटरलॉकिंग होगी दे विल बी नॉट प्रेस्ड हार्डर अगेंस्ट ईच अदर, बहुत हल्की होगी इंटरलॉकिंग, बहुत स्ट्रांगली इंटरलॉकिंग नहीं होगी, तो इजीली आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो इंटरलॉकिंग ब्रेकडाउन हो जाएगी और ऑब्जेक्ट आगे मूव कर जाएगा, है ना? बट इफ अ वेट इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स, इस बॉक्स पे हम बहुत ज्यादा वेट अप्लाई कर दें, है ना, बहुत ज्यादा वेट अप्लाई कर दें, तो व्हाट विल हैपन? द सेम पर्सन, इफ ही इज पुशिंग द सेम पर्सन, है ना, तो ज्यादा जब वेट अप्लाई होगा तो इरेगुलरिटीज की इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी और ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होगा, मोर द फ्रिक्शन विल बी अप्लाइड। Are you getting my point? When the mass of the object is increased, when the force applied vertically downwards is increased, the interlocking are more stronger. उतनी strong interlocking होगी. More the interlocking is stronger, more the friction force is applied. So you have to apply more force to overcome that friction force. आपको ज्यादा force apply करना पड़ेगा उस object को move करवाने के लिए. All of you got it? I hope this topic is clear to you. है? ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।